नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या नेपाल सिर्फ हिमालय और माउंट एवरेस्ट की पहचान बनकर रहेगा, या आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था में शामिल हो सकता है? नेपाल ने $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकिन इतना बड़ा सपना सिर्फ इरादों से पूरा नहीं होता। इसके लिए चाहिए अरबों डॉलर का निवेश। इसलिए अब नेपाल एक ऐसे आर्थिक मॉडल पर चर्चा कर रहा है जिसने नॉर्वे, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाने में मदद की। उस मॉडल का नाम है SWF, यानी कि सोवेरियन वेल्थ फंड। क्या यह नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, या यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी सपना है? आइए तथ्यों और विश्लेषण के साथ पूरी कहानी को समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और फिर अपने विचारों को आप दीजिएगा। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, क्या नेपाल बनेगा नया सिंगापुर? $100 बिलियन का प्लान। काठमांडू पोस्ट के कॉलम ने एक न्यूज कवर किया है और लिखा है द केस फॉर नेपाल सोवेरियन वेल्थ फंड टू अट्रैक्ट एफडीआई। नेपाल कैन रीच इट्स गोल ऑफ बिकमिंग $100 बिलियन इकोनॉमी इन 5 years by adopting innovative tax policy to build a foreign sovereign wealth fund and by creating a friendly business climate। तो इसी को हम समझते हैं कि नेपाल का $100 बिलियन का सपना क्या है और क्या सोवेरियन वेल्थ फंड बदल देगा नेपाल की अर्थव्यवस्था। साथियों, आज नेपाल की अर्थव्यवस्था चार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे पहली चुनौती है वह है रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता। नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा विदेशों में काम कर रहे नेपाली नागरिकों के द्वारा भेजा गया रेमिटेंस जो है उसी के ऊपर निर्भर है। इसका अर्थ है कि देश की आय महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह घरेलू उत्पादन नहीं बल्कि विदेशों से आने वाला धन है। दूसरी चुनौती है वह है लो एफडीआई। नेपाल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अभी भी अपेक्षा से काफी कम है। परिणाम स्वरूप बड़े उद्योग, आधुनिक तकनीक और दीर्घकालिक निवेश परियोजनाएं पर्याप्त गति नहीं पकड़ पा रही। तीसरी चुनौती है वह है वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी घरेलू निजी निवेश काफी सीमित है। इससे नए उद्योगों की स्थापना, रोजगार का सृजन और औद्योगिक विस्तार की रफ्तार अपेक्षाकृत स्तर नहीं पहुंच पा रही। चौथी चुनौती है साथियों वह है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप, यानी नेपाल को सड़क, जल विद्युत, हवाई अड्डे, ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए जो भारी पूंजी की आवश्यकता है वह उपलब्ध वित्तीय संसाधन उस आवश्यकता से काफी कम है। यानी एक तरफ नेपाल को तेज आर्थिक विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश चाहिए, जबकि दूसरी तरफ पूंजी जुटाने के पारंपरिक स्रोत पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। और यही वो आर्थिक चुनौती है जिसके समाधान के रूप में नेपाल में सोवेरियन वेल्थ फंड यानी कि SWF बनाने पर जो विचार है वह प्रकट हो रहा है, सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए बातों को समझते हैं। नेपाल की आर्थिक चुनौती पर हमने जब चर्चा की तो रेमिटेंस पर निर्भरता, कम विदेशी निवेश, कमजोर निजी निवेश और वित्तीय संसाधन के ऊपर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे सोवेरियन वेल्थ फंड क्या होता है और सरकार का राष्ट्रीय निवेश कोष ये किस तरह से जुड़ेगा इससे, स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में किस प्रकार से काम करेगा। साथियों, सोवेरियन वेल्थ फंड किसी देश की सरकार के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय निवेश कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होता है। इसका उद्देश्य केवल पैसा जमा करना नहीं होता है, बल्कि उस पूंजी को देश और विदेश की लाभदायक परिसंपत्तियों यानी कि एसेट में निवेश करके लंबे समय में राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण करना होता है। सबसे पहले सरकार एक सोवेरियन वेल्थ फंड स्थापित करती है। इसके बाद सरकार विभिन्न जो भी सोर्स हैं उससे पूंजी इस फंड में जमा करती है। फिर पेशेवर निवेश विशेषज्ञ यानी कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उस पूंजी को अलग अलग परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, जैसा कि अभी हमने इस आप अपने स्क्रीन पर देखें, शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपके सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, रियल एस्टेट की बात कर लीजिए, प्राइवेट इक्विटी की बात करिए, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां और रणनीतिक परियोजनाओं पे बात कर लीजिए। इन निवेश से जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे या तो दोबारा फंड में निवेश कर दीजिए या उस पैसे से राष्ट्रीय विकास की परियोजना जैसे कि सड़क बना लीजिए, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी ढांचों में जो है वो लगा सकते हैं। और यही प्रक्रिया समय के साथ देश की राष्ट्रीय संपत्ति को लगातार बढ़ाती रहती है।
साथियों दुनिया के कुछ प्रमुख, अगर हम सोवेरियन वेल्थ फंड्स की बात करें तो दुनिया में आपको ऐसे प्रमुख जो मिलेंगे वो नॉर्वे गवर्नमेंट का पेंशन फंड ग्लोबल मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोवेरियन वेल्थ फंड है जिसकी परिसंपत्तियां लगभग $2 ट्रिलियन से अधिक है। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो चाइना का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है जो दुनिया भर की कंपनियों और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं साथियों तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, यूएई का, जो कि तेल से प्राप्त आय को वैश्विक स्तर पर निवेश करके भविष्य के लिए संपत्ति तैयार करता है। इसके अलावा सिंगापुर का जीआईसी जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का दीर्घकालिक निवेश कर राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाता है। सऊदी अरबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जिसका विजन 2030 का प्रमुख वित्तीय आधार ही जो है वो ये है कि देश और विदेश दोनों में बड़े निवेश किया जाए। यानी सोवेरियन वेल्थ फंड केवल अमीर देशों का निवेश फंड नहीं है, ये एक ऐसा वित्तीय मॉडल है जिसका उद्देश्य आज की पूंजी को भविष्य की राष्ट्रीय संपत्ति में बदलना है। अब यही मॉडल नेपाल भी अपने यहां प्रस्तावित करने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल के पास ना तो तेल है, ना गैस है, ना विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है, फिर नेपाल अपना सोवेरियन वेल्थ फंड बनाएगा कैसे? तो इस पर भी हम एक एक करके पूरी बातों को समझते हैं। तो नेपाल एचडब्ल्यूएफ क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वह $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, विदेशी निवेश बढ़ाना चाहता है, प्रवासी नेपालियों पे बात करना चाहता है और वैश्विक साझेदारी बढ़ाना चाहता है। तो हमने जो चर्चा किया, हमने कहा कि नेपाल सीखना चाहता है, किस प्रकार से सीखेगा, और थोड़ी देर में हम अमेरिका का सेक्शन 892 के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नेपाल में अचानक ये एचडब्ल्यूएफ यानी कि सोवेरियन वेल्थ फंड की बात क्यों आ गई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो नेपाल अचानक एचडब्ल्यू की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक कारण नहीं बल्कि कई रणनीतिक और आर्थिक वजह है। पहला कारण यह है कि नेपाल का लक्ष्य क्या है? नेपाल का लक्ष्य है कि वह $100 बिलियन के इकोनॉमी को जो है वह पहुंच जाए। यानी कि लक्ष्य क्या रखा गया है? नेपाल के अर्थव्यवस्था को $100 बिलियन का बनाने का। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य केवल सरकारी बजट से हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की जो है वो आवश्यकता है। दूसरा कारण है वह जीसी देशों में जो बढ़ते संबंध है। हाल ही में नेपाल ने खाड़ी जो भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं उन देशों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत किए और यही वे देश है जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े सोवेरियन वेल्थ फंड है। नेपाल चाहता है कि इन फंडों का निवेश उसके विकास परियोजनाओं तक पहुंचे। तीसरा कारण है वो है 35 लाख नेपाली प्रवासी जो हैं वह बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, विशेषकर खाड़ी देशों में, और वहां से जो कमाई है उस कमाई को वो नेपाल भेज रहे हैं और नेपाल की कमाई का मुख्य रेमिटेंस जो है वो यही। अब प्रस्ताव यह है कि भविष्य में इसी वैश्विक नेटवर्क और आर्थिक रिश्ते का उपयोग करके बड़े निवेश को आकर्षित किया जाए। चौथा कारण है वो है आपका विदेशी निवेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी नेपाल को सड़क, जल विद्युत, पर्यटन, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। केवल घरेलू संसाधनों के भरोसे ये संभव नहीं है, इसलिए नेपाल ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जो वैश्विक निवेश को सोवेरियन वेल्थ फंड का विश्वास जीत सके। यानी नेपाल का उद्देश्य सिर्फ एक नया फंड बनाना नहीं है, उसका असल लक्ष्य जो है वो $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था की दिशा में पूंजी जुटाना, वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं के लिए स्थायी वित्तीय आधार तैयार करना। इसी सोच से नेपाल में सोवेरियन वेल्थ फंड की अवधारणा सामने आई। अब यहां हमने अमेरिका का सेक्शन 892 आपको दिखाया था और इस पर भी हमें समझना है कि सेक्शन 892 क्या है अमेरिका का, जो कि टैक्स एक्सेप्टेंस जो है इससे लाभ क्या मिलेगा। तो नेपाल के सोवेरियन वेल्थ फंड की चर्चा में अमेरिका का टैक्स कानून का जिक्र जो है वो करना जरूरी। और जब हम अमेरिका के टैक्स कानून का जिक्र कर रहे हैं तो यहां सेक्शन 892 आ जाता है। साथियों सेक्शन 892 अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू कोड का एक विशेष प्रावधान है। यह कानून विदेशी सरकारों और उनके सोवेरियन वेल्थ फंड को अमेरिका में किए गए कुछ निवेशों पर टैक्स में यानी कि कर में छूट प्रदान करता है। यानी यदि कोई योग्य सरकारी निवेश फंड अमेरिका में निवेश करता है तो उसे कुछ प्रकार की आय पर अमेरिका कर जो है वो अमेरिका में कर नहीं देना होता। अमेरिका का उद्देश्य विदेशी सरकार और उनके राष्ट्रीय निवेश कोष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश करें इसलिए किया गया है। इससे अमेरिका में विदेशी पूंजी आएगी, वित्तीय बाजार मजबूत होंगे, दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों को आर्थिक संबंध जो है मजबूती मिलेगी। साथियों जब टैक्स छूट की हम बात करते हैं तो सेक्शन 892 के तहत कर छूट जो मुख्य रूप से बात करें तो विदेशी सरकारों को, उनके केंद्रीय बैंकों को, सरकार के स्वामित्व वाले सोवेरियन वेल्थ फंड्स को मिल सकती है यदि वे निर्धारित कानूनी शर्तों का पालन कर रहे हैं।
दूसरा आपको याद रखना है वो है कमर्शियल एक्टिविटी रूल। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि कमर्शियल एक्टिविटी रूल है क्या, और यही सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। साथियों, यदि कोई सॉवरेन वेल्थ फंड केवल निवेशकों की तरह काम करता है तो उसे सेक्शन 892 के तहत कर छूट का लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि वही फंड किसी व्यवसाय का प्रत्यक्ष संचालन या कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे, जैसे किसी कंपनी का दैनिक प्रबंधन संभालना या व्यापारिक गतिविधियों में सीधे शामिल होना, तो सेक्शन 892 के तहत मिलने वाली कर छूट सीमित हो सकती है या समाप्त हो सकती है। यानी निवेश करना स्वीकार है, लेकिन व्यवसाय चलाना अलग बात है। और यही कारण है कि नेपाल के लिए प्रस्तावित सोवेरियन वेल्थ फंड को इस तरह डिजाइन करने की बात की जा रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और वैश्विक निवेशकों का विश्वास जो है जीत सके। अब नेपाल इससे सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? अमेरिका के सेक्शन 892 से नेपाल बहुत कुछ सीखना चाहता है। सीखना ये चाह रहा है कि नेपाल अमेरिका का कानून लागू नहीं कर सकता है, लेकिन वह उसकी नीति से प्रेरणा लेकर अपना निवेश ढांचा मजबूत करना चाहता है। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 2002 में संशोधन की बात जो है वो की जा रही है। नेपाल अपने इनकम टैक्स एक्ट 2002 में ऐसे बदलाव करने की बात कर रहा है जिससे योग्य विदेशी सोवेरियन वेल्थ फंड के लिए कर व्यवस्था अधिक स्पष्ट, स्थिर और निवेश अनुकूल बने। उद्देश्य यह है कि निवेशकों को पहले से पता हो कि उनके निवेश पे कौन से कर नियम लागू होंगे। दूसरा कदम है वो है टैक्स इंसेंटिव का। टैक्स इंसेंटिव यानी कि नेपाल कुछ रणनीतिक क्षेत्र जैसे कि जल विद्युत आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और बड़े विकास परियोजना में निवेश करने वाले पात्र विदेशी फंडों को सीमित और पारदर्शी टैक्स इंसेंटिव देने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य कर छूट देना नहीं बल्कि निवेश को आकर्षित करना है। तीसरा कदम है साथियों वो है डीटीएए यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। साथियों, यदि दो देशों के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि डीटीटीए लागू हो तो एक ही आय पर दो बार कर लगने की संभावना कम हो जाती है। इससे विदेशी निवेशकों को कर संबंधी अनिश्चितता कम होती है और सीमा पार निवेश आसान बनता है। चौथा कदम है साथियों बीपा। बीपा यानी कि बीआईपीए, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। बीपा ऐसे द्विपक्षीय समझौते होते हैं जो विदेशी निवेशकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य निवेश की सुरक्षा बढ़ाना, विवाद समाधान की व्यवस्था उपलब्ध करना और निवेशकों का भरोसा मजबूत करना है। यानी नेपाल केवल एक सोवेरियन वेल्थ फंड बनाने की बात नहीं कर रहा, वो एक ऐसा कानून और कर ढांचा विकसित करना चाहता है जिससे वैश्विक निवेशकों को स्पष्ट नियम, कर संबंधी निश्चितता और निवेश सुरक्षा मिल सके। और इसी आधार पर नेपाल दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। साथियों, नेपाल अपना सोवेरियन फंड चलाएगा कैसे? वेल्थ फंड, ये प्रश्न जो है वो सामने आ रहा है। नेपाल अपना एसडीएफ कैसे बनाएगा, कैसे चलाएगा, इस पर बात हो रही। अगर नेपाल एसडब्ल्यूएफ यानी कि सोवेरियन वेल्थ फंड बनाना चाहता है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? साथियों, सिर्फ घोषणा कर देने से सोवेरियन वेल्थ फंड नहीं बनता है। इसके लिए पूंजी, कानूनी ढांचा और संसदीय मंजूरी तीनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला सवाल कि पूंजी आएगा कहां से? साथियों, प्रस्ताव यह है कि शुरुआत में सरकार अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेक्स रिजर्व को एक सीमित और सुरक्षित हिस्से को प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा सरकारी निवेश, राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम से मिलने वाले लाभ, प्राकृतिक संसाधनों में होने वाली आय और भविष्य में अन्य जो भी वैध सरकारी स्रोत होंगे, वहां से जो भी फंड होगा, उनको पूंजी बढ़ाने में योगदान के रूप में लिया जाए। यानी उद्देश्य नया कर्ज नहीं लेना है बल्कि उपलब्ध सरकारी संसाधनों को बेहतर तरीके से उसका निवेश करना है। दूसरा है कंसल्टेशन पेपर। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक कंसल्टेशन पेपर तैयार करेगी। इसमें एसडब्ल्यूएफ का उद्देश्य, पूंजी का स्रोत, निवेश नीति, जोखिम का प्रबंधन और शासन व्यवस्था पर विशेषज्ञ और उद्योग और अन्य हितधारकों का सुझाव लिया जाएगा। तीसरा है कैबिनेट का अप्रूवल यानी कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट के सामने जाएगा और यदि मंत्री परिषद सहमत होती है तो सरकार औपचारिक रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वह शुरू करेगी। चौथा है वो है पार्लियामेंट एंड एसडब्ल्यूएफ बिल। इसके बाद फेडरल पार्लियामेंट में सोवेरियन वेल्थ फंड बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यदि संसद इस विधेयक को पारित कर देती है तो एक स्वतंत्र एसडब्ल्यूएफ अथॉरिटी या प्रबंधन संस्था का गठन किया जाएगा जो तय नियमों के अनुसार फंड का संचालन करेगी। यानी नेपाल का एसडब्ल्यूएफ केवल एक आर्थिक विचार नहीं बल्कि एक पूर्ण कानूनी और संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लेकिन कानून बन जाना ही सफलता की गारंटी नहीं है। असल चुनौती होते इस फंड का राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाकर पारदर्शी, पेशेवर और जवाबदेह तरीके से उसका संचालन करना।
अब पैसा कहाँ कहाँ निवेश होगा, ये भी होगा कि हम कहाँ कहाँ निवेश करें। तो हमने तो पहले बनाने में बात किया विदेशी मुद्रा भंडार, कंसल्टेशन पेपर, कैबिनेट, पार्लियामेंट और एचडब्ल्यूएफ बिल, ये आप समझ रहे हो। अब पैसा कहाँ कहाँ निवेश होगा, तो जल विद्युत, कृषि, सड़क, पर्यटन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगह पे। साथियों अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जल विद्युत, नेपाल के पास दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत संभावनाओं में से एक है। यदि इस क्षेत्र में बड़े निवेश हो तो नेपाल न केवल अपनी ऊर्जा जरूरत पूरा कर सकता है बल्कि बिजली निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी कमा सकता है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं पर्यटन के बारे में, टूरिज्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो हिमालय, एडवेंचर टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक विरासत नेपाल की सबसे बड़ी ताकत है। बेहतर निवेश से पर्यटन, आय और रोजगार दोनों बढ़ेगा। एग्रीकल्चर में बात करें तो आधुनिक खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सिंचाई और कृषि मूल्य श्रृंखला हो, में निवेश और उत्पादन बढ़ सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये अगर मजबूत होगा तो इससे सड़क परियोजनाओं में संभावित निवेश होगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा सेंटर, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी आधारभूत ढांचा भविष्य की अर्थव्यवस्था के ऋण बन सकते हैं। यानी प्रस्तावित एसडब्ल्यूएफ का लक्ष्य केवल वित्तीय लाभ कमाना नहीं बल्कि उन क्षेत्रों में निवेश करना है जो नेपाल के दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को बढ़ा सके। लेकिन चुनौतियां भी, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो भैया गवर्नेंस के लिए चुनौती की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंड बना देना ही पर्याप्त नहीं है, फंड का नियंत्रण किसके हाथ में होगा। यानी शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो अरबों डॉलर का फंड भी विवाद और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा। पैसा इकट्ठा हुआ, मान लीजिए कोई खा पी गया, खत्म कर दिया। इसलिए प्रस्तावित मॉडल में मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बात की गई, एक ओवरसाइट कमेटी के बारे में बात की गई। सेंट्रल बैंक जो नेपाल का राष्ट्र बैंक है वो वित्तीय स्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापक आर्थिक जोखिमों के ऊपर जो है वो कैसे नियंत्रण किया जाए उसमें भूमिका निभाएगा। फिनांस मिनिस्ट्री को रखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट कमेटी को रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाएगी। यानी किसी भी सॉवेरियन वेल्थ फंड की असली ताकत उसका पैसा नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता और उसका पेशेवर प्रबंधन। साथियों नेपाल का सोवरियन वेल्थ फंड केवल आर्थिक परियोजना नहीं है, यह भू राजनीति का एक पहलू है। अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और भौगोलिक साझेदार भारत है। इसलिए नेपाल की किसी भी बड़ी निवेश नीति का प्रभाव भारत नेपाल आर्थिक संबंधों पर पड़ सकता है। दूसरा, चीन। चीन पहले से ही नेपाल के कई विकास परियोजनाओं में सक्रिय है और ऐसे में भविष्य में चीनी निवेश और अन्य वैश्विक निवेशकों के बीच संतुलन बनाए रखना नेपाल के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो गल्फ कंट्रीज हैं साथियों, खाड़ी देशों के पास दुनिया के सबसे बड़े एसडब्ल्यूएफ फंड हैं। यानी नेपाल यदि नेपाल निवेश अनुकूल वातावरण अपने यहां बनाता है तो इन फंडों से दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करने की संभावना बढ़ती है। साथियों नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत, चीन, गल्फ कंट्रीज के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना, लेकिन किसी एक पक्ष पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना संतुलन बनाए रखना, और यही आर्थिक और कूटनीतिक सफलता तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल वास्तव में अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था बना पाएगा? इसका उत्तर ना तो सीधा हाँ है साथियों, ना ही सीधा ना। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जल विद्युत क्षमता, पर्यटन की अपार संभावनाएं, युवा कार्यबल, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, वैश्विक निवेश आकर्षित करने की संभावना, ये सभी नेपाल के पक्ष में है। लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता, नीतियों में निरंतरता में कमी, कमजोर संस्थागत क्षमता, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियां भी मौजूद है। साथियों सोवेरियन वेल्थ फंड कोई जादुई समाधान नहीं, यह केवल एक वित्तीय साधन है। यदि इसके साथ साथ मजबूत कानून, पारदर्शी संस्थाएं, स्थिर नीतियां और प्रभावी परियोजना का क्रियान्वयन जुड़ा हो तो नेपाल के विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना केवल एक फंड से पूरा नहीं होगा बल्कि अच्छे शासन, सही नीति और दीर्घकालिक आर्थिक सुधार के संयुक्त प्रयास से ही ये पूरा का पूरा जो है हो पाएगा। तो कुल मिलाकर नेपाल का $100 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी और इसी चुनौती का एक संभावित समाधान है एसडब्ल्यूएफ यानी कि सोवेरियन वेल्थ फंड के रूप में सामने आया है। लेकिन याद रखना है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नेपाल कितना पारदर्शी शासन, स्थिर नीति और पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित कर पाता है। और ये सब अगर कर रहा है तो नेपाल की आर्थिक विकास की यात्रा में ये एसडब्ल्यूएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रस्ताव केवल कागज तक सीमित रहेगा या वास्तव में नेपाल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन ये भी बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए और शेयर कर दिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।